हेलो एवरीवन, आप सभी को इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है अर्थशास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 47 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 10, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है मुद्रा। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुद्रा के बारे में जानने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुद्रा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुद्रा का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट एवं सभी कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा मुद्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए मनुष्य। अब इस मनुष्य शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बाजार, दुकान। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य बाजार दुकान में जाकर
अपनी मूलभूत आवश्यकताएं किस माध्यम से खरीदते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रुपये देकर। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, रुपये पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुद्रा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग मुद्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मुद्रा का अर्थ, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातु से बनाए जाते थे। जब महंगी धातु की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे। बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोटों का इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे मुद्रा का अर्थ, और इसमें लिखेंगे मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए मुद्रा के क्या कार्य होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि उस चीज को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मुद्रा के कार्य, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। तो देखिए विनिमय का माध्यम के बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, किसी वस्तु को बेचने या खरीदने में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मूल्य का मापक। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए मुद्रा किसी वस्तु के मूल्य को मापता है। किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा यह मुद्रा द्वारा मापना आसान हो गई है। तीसरा पॉइंट है मूल्य संचय, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए किसी वस्तु या सेवा को लेकर प्राप्त मुद्रा का संचय लंबी अवधि तक किया जा सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, और इसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए मुद्रा द्वारा एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे व्यक्ति या स्थान तक आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर
छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे मुद्रा का कार्य, ठीक है, और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट विनिमय का माध्यम, दूसरा पॉइंट मूल्य का मापक, तीसरा पॉइंट मूल्य संचय और चौथा पॉइंट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक, तीसरा मूल्य संचय और चौथा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो अच्छा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे मुद्रा के आधुनिक रूप, पहला पॉइंट में लिखेंगे मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रुपया, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों ध्यान ना भटके, ठीक है। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे मुद्रा किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न करेंगे मुद्रा के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं मुद्रा विनिमय का माध्यम से कैसे कार्य करती है और दूसरा प्रश्न करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूपों को बताइए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं मुद्रा की परिभाषा बताइए और दूसरा प्रश्न करेंगे मुद्रा के कार्यों को वर्णन करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।
और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।